नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज से हम इस चैनल पर पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि जो ऐतिहासिक अधिनियम थे वो कब कब जारी किए गए और उनका क्या महत्व था। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि मैंने कई लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जैसे पहला लेक्चर है भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा जिसमें के संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तीसरा चैप्टर है संविधान का स्रोत, चौथा संविधान, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। उसके बाद आता है पांचवा, जैसे उसमें पढ़ेंगे हम अनुसूचियाँ। तो इसी प्रकार हम आगे सभी लेक्चर कवर करेंगे और प्रत्येक लेक्चर लगभग 30 to 45 मिनट का होगा, जिसमें हम लक्ष्मीकांत और घटना चक्र के अनुसार कवर करेंगे। साथ ही साथ हम PYQ और संभावित क्वेश्चन जो भी होंगे उनको कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है रवि और मैं कई सालों से कोचिंग संस्थानों से मेंटरशिप और कंटेंट के रूप में जुड़ा हुआ हूं। इसी दौरान मैंने कई एग्ज़ाम दिए, जिसमें मैंने एक बार UPSC का मेंस दिया है और एक बार UPSC का मेंस दिया है और 5 बार UPPSC का मेंस दिया है तथा मैंने 3 बार UPPSC का इंटरव्यू भी दिया है। तो यहाँ अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आया हूँ। बाकी जो भी कमी रह जाए आप सुझाव दीजिएगा कमेंट में, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आगे और बेहतर कर सकें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। जो संवैधानिक विकास था वो 2 तरीके से हुआ था। एक, कंपनी के अधीन, कंपनी का जब शासन था उसके अधीन जो अधिनियम जारी किए गए थे, और दूसरा जो ब्रिटिश ताज का शासन था उसके अधीन जो अधिनियम जारी किए गए थे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम जारी किए गए थे। इसमें सबसे पहला अधिनियम है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट कब आया? ये एक्ट 1773 में आया। इसका उद्देश्य क्या था, महत्व क्या है? यह प्रथम संवैधानिक अधिनियम था और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण इसके माध्यम से स्थापित किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई थी। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? बंगाल का जो गवर्नर था, इसके माध्यम से उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया तथा मद्रास एवं बम्बई, जो पहले अलग अलग शासित होते थे, अब उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन अब मद्रास और बम्बई भी आने लगे। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले पूछा भी जा चुका है। तो इसके प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। अब इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। तो इस एक्ट में ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। तो ये एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 में आया था। ये
क्यों लाया गया था? कि जो कमी रह गई थी 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें क्या किया कि जो सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित की गई थी और जो कार्यपालिका थी, उनके बीच अधिकारों का जो टकराव हो रहा था, उन दोनों का विभाजन इसके माध्यम से स्पष्ट किया गया। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसके प्रमुख प्रावधान थे कि गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को सरकारी कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और राजस्व संबंधी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया गया। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका के अधिकार थे, उनको बांट दिया गया कि आपका हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा और सर्वोच्च न्यायालय का आपके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होगा। हिंदुओं के लिए इसमें हिंदू विधि तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू करने की व्यवस्था की गई। प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाने लगी। बस इस अधिनियम में यही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद आता है हमारा 1784 का अधिनियम, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। इसका महत्व क्या था? इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हुआ और इसके माध्यम से ही द्वैध नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इसमें स्थापना की गई। कंपनी का व्यापार जो था वो निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रहा और राजनीतिक जो नियंत्रण था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया। यानी कि जो व्यापार का मामले थे उनको अब निदेशक मंडल देखेगा और राजनीतिक नियंत्रण जो स्थापित किया जाएगा वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी कि पिट्स एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माना गया। यानी कि ये हम पढ़ा ही चुके हैं कि द्वैध नियंत्रण की इसमें स्थापना हुई, व्यापारिक कार्य निदेशक मंडल को दे दिए गए और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पढ़ने के लिए। इसके बाद आता है हमारा 1786 का अधिनियम, यानी कि एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या किया? गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। इसका ये महत्व था। प्रमुख प्रावधान क्या थे? कि परिषद के निर्णयों को विशेष परिस्थितियों में अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल जो था वो परिषद के निर्णयों को किसी भी विशेष परिस्थिति में अस्वीकार कर सकता था और गवर्नर जनरल को सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम 1793। दोस्तों ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक क्रक्स है लक्ष्मीकांत और घटना चक्र का। इसमें से बाहर शायद ही कोई प्रश्न जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सावधानी पूर्वक तैयार की गई PDF है। तो इसको पढ़ाने का मेरा महत्व ये है कि आप एक ही जगह सारी चीज़ें पढ़ सकें, लेकिन आपको क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे इसके प्रैक्टिस। बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराने का प्रयास करूँगा, जो भी पुराने आए हैं उनको एक बार रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ से हमारे चार्टर एक्ट शुरू हो गए हैं। चार्टर एक्ट 1791 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो शासन था उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि की गई। मद्रास एवं बम्बई पर नियंत्रण को मजबूत किया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक जारी रहा। अब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन अब भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाने लगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था। इसके बाद आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, यानी चार्टर एक्ट 1813। इसका महत्व क्या था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चलता आ रहा था उसका अंत किया गया और इसमें आधुनिक शिक्षा के विकास की नींव रखी गई। यानी कि आधुनिक शिक्षा के विकास की शुरुआत की गई। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। उसमें चाय एवं चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें और भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये जो प्रावधान किया गया ये किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में।
स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि जो स्थानीय सरकार थी अब वो कर लगा सकती थी। इसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। इसका महत्व क्या था? भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक स्वरूप इसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी उसका जो स्वरूप था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। कंपनी अब केवल प्रशासनिक संस्था बन गई। अब उसका व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, अब वो केवल प्रशासन से संबंधित रह गई थी। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? गवर्नर जनरल को बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल कौन बने भारत के? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मद्रास एवं बम्बई की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गईं। अब वो भारत के डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अंतर्गत आने लगीं। अब वो अलग अलग विधायी शक्तियाँ नहीं रहीं। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ, यानी कि जो गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और अब उसे केवल प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। इसके माध्यम से सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सातवां। इसमें भारतीयों को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में अवसर देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी कि जो भी भारतीय योग्य होंगे अब उन्हें सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेगा। तो ये हमारा एक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। इसका महत्व क्या था? ये कंपनी शासन के अधीन जो जारी किया गया था ये अंतिम चार्टर एक्ट था। भारतीय सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय जो थे वो भारतीय सिविल सेवा में भाग ले सकते थे। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब अन्य शब्दों में कहा जाए तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, यानी कि भारतीय विधान परिषद जो था उसमें सारी प्रक्रियाएं वही अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जा रही थी। इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवाएं भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गईं। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि 1853 के अधिनियम के बाद 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन की अवधि निश्चित नहीं की गई, यानी कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था। दोस्तों अभी जो हमने ये सभी पढ़ाया है, अब इससे संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं। उन क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसको ध्यान से रीड कीजिए, उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, यानी कि ये क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1774 में स्थापना की गई थी। और कौन से अधिनियम के माध्यम से की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, यानी कि ये कथन सही हो जाएगा। इसके बाद लेमिस्टर न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हमने ये भी पढ़ा था कि लेमिस्टर नहीं थे, जो थे वो थे एलिजा एम्पे। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए,
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो अब आप पहले देखिए, नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम के माध्यम से की गई, यानी कि इसका ए का दूसरा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 अधिनियम के माध्यम से की गई, यानी कि इसका बी हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? इसका सी हो जाएगा, 1813 में दी गई थी अनुमति। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से की गई थी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का पहला, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यहाँ पे कुछ हिस्सा लेना की बात कर रहा है, यानी कि जब उनको योग्यता के आधार पर परमिशन दी गई थी। तो वो कौन से में दी गई थी परमिशन? 1833 के चार्टर अधिनियम में, ये हमने पढ़ा था। 1853 में तो सिविल सेवा में भाग लेना शुरू कर दिया था उन्होंने, भारतीयों ने। अब इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसका महत्व क्या था? जो 1857 का भारत में विद्रोह हुआ था, उसके बाद इस अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम को क्या कहा गया? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। इसके माध्यम से कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हुई, यानी कि ब्रिटिश ताज का शासन अब शुरू हो गया भारत में। प्रमुख प्रावधान क्या थे इसके? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट अर्थात महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि 1858 के एक्ट के बाद वायसराय का पद जाना जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग, यानी कि कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली, जो 1784 के माध्यम से द्वैध प्रणाली शुरू हुई थी, वो अब समाप्त कर दी गई। भारत में एक नए पद का सृजन किया गया, यानी कि भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और परिषद का जो अध्यक्ष था वो भारत का राज्य सचिव था। इसके बाद आता है हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीयों को पहली बार विधायी कार्य अर्थात कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया और विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया गया इसके माध्यम से। इसके प्रमुख प्रावधान क्या से? वायसराय को विधायी परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। इससे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब विधान परिषदें गठन की गई तो उसे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। इससे लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। उसकी अवधि कितनी होती थी? उसकी अवधि होती थी 6 माह, यानी कि वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था आपातकाल में और उसकी अवधि 6 माह होनी थी। इसे वर्तमान में राष्ट्रपति के अध्यादेश से भी जोड़ सकते हैं, उसकी भी अवधि 6 माह ही होती है।
उसके बाद आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार हुआ। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की नींव रखी गई, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो था वो पहली बार 1892 अधिनियम के माध्यम से शुरू हुआ। विधान परिषद के अधिकारों में सीमित वृद्धि की गई। प्रमुख प्रावधान क्या थे इसके प्रमुख प्रावधान थे कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि गैर सरकारी सदस्य जो थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो बहुमत था वो अभी भी गैर सरकारी सदस्यों के पास ही रहता था। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी और उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। परिषद के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अभी उन्हें अधिकार नहीं था। केवल वो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे अभी भी। इसके बाद क्या है इसमें प्रावधान? विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, वाणिज्य मंडलों आदि की सिफारिशों पर सदस्यों का मनोनयन किया जाने लगा। इन सदस्यों के मनोनयन के कारण ही इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि जब मनोनयन होने लगा इन सब की सिफारिश पर, तो उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन का नाम दिया गया। यद्यपि निर्वाचन शब्द का इसमें प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले जो थे वो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है, यानी कि 1909 अधिनियम से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय राजनीति में पृथक निर्वाचन प्रणाली का इसके माध्यम से प्रवेश हुआ। आधुनिक भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ इस अधिनियम को माना जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। परिषद जो थी उनको प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था वो क्या था? इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाने लगा। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के विषयों का पृथक्करण किया गया और केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसमें विषयों का विभाजन किया गया केंद्रीय एवं प्रांतीय सूची में, और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। उसके विषयों को दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, जिसमें पुलिस, सिंचाई, न्याय, वित्त और भूमि राजस्व था। इसका प्रशासन गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद के अधीन ही रहा। और हस्तांतरित विषय, यानी कि शिक्षा, सहकारिता, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य, इनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना, केंद्र में दो सदनों की स्थापना की गई, यानी कि एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। इसमें मताधिकार भी प्रदान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। यानी कि सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था। मतदान का अधिकार संपत्ति कर एवं शिक्षा के
आधार पर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसमें जो अन्य प्रावधान किए गए थे, भारत के उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इसके आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1919 का अधिनियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसका महत्व क्या था? यह ब्रिटिश काल का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। ये भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों का प्रमुख स्रोत भी है। 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, मतलब प्रांत स्वायत्त बनाए गए इस अधिनियम के आधार पर। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का परिकल्पना की गई। रियासतों के लिए संघ में शामिल होना मतलब स्वैच्छिक था। रियासतों के शामिल न होने के कारण यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया, यानी कि संघ, प्रांत और समवर्ती। ये 3 सूची थी। संघ में 59 विषय थे, प्रांत में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो थीं वो वायसराय को प्रदान की गईं। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, जो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। द्वैध शासन प्रांतों में, उसे समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने लगा। अब इससे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी कि केंद्र में पहली बार द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान किया गया और यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी थी। इसके बाद 5वां प्रावधान देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि निम्न 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन सभी में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार किया गया था। इसमें दलितों, महिलाओं, श्रमिकों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत परिषद का जो गठन किया गया था 1858 के अधिनियम के द्वारा, उसका अंत कर दिया गया। मताधिकार का इसमें विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को इसके माध्यम से मताधिकार प्रदान किया गया। इसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। इसके माध्यम से लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई और जो 2 राज्य थे या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बजट, केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया, यानी केंद्रों का अपना अलग बजट होगा और प्रांतों का अपना अलग बजट होगा। तो ये रहा हमारा 1935 का अधिनियम। इसके बाद आता है आखिरी अधिनियम, जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका महत्व क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन होने के बाद 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने, यानी कि भारत और पाकिस्तान। गवर्नर जनरल, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक डोमिनियन में गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल होगा। संविधान सभा, दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और संविधान बनने तक वही विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेंगी। जब तक कि संविधान बन नहीं जाता तो जो संविधान सभा थी वही विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेंगी। ब्रिटिश संसद का अब भारत पर अधिकार समाप्त हो गया।
ब्रिटिश संसद का भारत पर विधायी अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद इसमें समाप्त कर दिया गया। देसी रियासतें जो थीं, देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। और शासन व्यवस्था क्या, नया संविधान लागू होने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलता रहेगा। यानी कि 1935 जो अधिनियम था वो अभी भी लागू था जब तक के संविधान न बन जाए। सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई और भारत से पूर्व नियुक्त सिविल सेवकों के अधिकार सुरक्षित रखे गए। तो ये था हमारा 1947 का अधिनियम। यहाँ पर हमने सभी अधिनियम कवर करा लिए हैं। अब इन अधिनियमों से संबंधित जो भी प्रश्न मैंने पहले भी पढ़ाए हैं और अब फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपके पास 5 सेकंड का समय, आप सोचिए फिर इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो ये हमने पढ़ा था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? अब संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संघीय न्यायालय हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आप यहाँ देखिए, 1861 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं, 1919 नहीं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 1935। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र, यहाँ पे केंद्र की बात आ रही है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अब थोड़ा सा टाइम लीजिए 5 सेकंड का, फिर उसके बाद बताइए। चलिए, तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन की बात आ रही है, वो किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन। दोस्तों आपको पता होगा कि 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्यों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया था और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। तो 1909 के अधिनियम द्वारा नहीं, इसमें राज्यों के लिए शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। ठीक है, तो ये थे कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आप इन्हीं के आधार पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ उसको देखा, जिसमें हमने सभी अधिनियम जो 1773 से लेकर 1947 तक के सभी अधिनियम हैं वो सभी पढ़ाए। यानी कि 1773 से लेकर 1947 तक के सभी अधिनियम, यानी कि जो चाहें कंपनी के शासन के अधीन जारी किए गए हैं या ब्रिटिश ताज के अधीन जारी किए गए हैं, उन सभी को हमने इसमें देखा और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसे अगली बार सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।